तो सबसे पहले हम लोग होम असाइनमेंट नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। होम असाइनमेंट नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, उसका ऑप्शन ही मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर ए में 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर लेना है। कर लिया? क्लियर? And any other question in home assignment number 7? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैंने आपसे बोला था, इसमें पूछा किसका प्रेशर हाईएस्ट होगा, तो जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा आएंगे उसी का सबसे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। The one which will have highest number of moles will have the highest pressure. Is that clear? और कोई क्वेश्चन? तो 7th वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन तो लिखा होता है, मैंने आप देख लीजिएगा। उसमें केवल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सब में, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा आएंगे उसी का सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा। The one which will have highest number of moles will have the highest pressure. मोल्स तो निकाल लोगे ना सबके? सर जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स का। क्वेश्चन में लिखा है ना एक्सर्ट द हाईएस्ट प्रेशर, उसमें लिखा है ना एट 4 लीटर वॉल्यूम एंड 300 केल्विन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम फिक्स कर दिया है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर आर और टी और वी तीन चीजें फिक्स है, तो प्रेशर बढ़ा होगा तो मोल्स बदलेंगे, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है। ओके सर। सॉल्यूशन में देखो मैंने आपका लिखा हुआ है प्रोसीजर, आप देख लो। मैंने सबके मोल्स निकाले। पहले वाले केस में 11 मोल आ रहा है, दूसरे वाले में 12 आ रहा है, तीसरे में 13 आ रहा है और चौथे वाले में 14 मोल्स आ रहा है। सो जस्ट चेक द नंबर ऑफ मोल्स, द वन व्हिच हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स विल हैव द हाईएस्ट प्रेशर। ठीक है, होम असाइनमेंट 7 में और कोई क्वेश्चन बच रहा है किसी का भी? 10th क्वेश्चन यू आर सी पार्ट। सी पार्ट में लिखा है m ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज वेपराइज्ड इन द वॉल्यूम ऑफ दिस मच एट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन। आपको कॉन्सेप्ट बताया था 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होता है। बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हमने। आपका वॉल्यूम दिया है 5600 ml, उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया पहले, और जो लीटर्स में वॉल्यूम आया उसमें 22.4 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। बस उसके बाद दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास, उससे ग्राम मोलिकुलर मास निकाल लिया, आपको एन आ जाएगा। सर आपने तो बताया था कि 22.7 यूज करना है। वो बेटा 1 बार 273 केल्विन, आप बार बार कंफ्यूज कर जा रहे हो। एसटीपी इज 1 बार 273 केल्विन। 1 बार 273 केल्विन पे 22.7 लीटर होता है। 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे 22.4 लीटर होता है। 1 एटमॉस्फेयर 298 केल्विन पे 24.7 होता है। वो हमने सब कैलकुलेट करे हुए, तीन अलग अलग वैल्यूज हैं। एक एसटीपी है, एक ओल्ड एसटीपी है और एक एसएटीपी है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में एसटीपी नहीं लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन। So if it is given 1 atmosphere 273 Kelvin, that means 22.4 liters. ठीक है, STP 1 बार 273 केल्विन होता है और STP पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे 22.4 लीटर होता है। आपको नहीं याद हो पा रहा है तो आप हर बार PV इक्वल टू एनआरटी लगाओ, हर बार सही आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन स्टेप पढ़ेंगे, बस इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ उसको याद कर लो। अदरवाइज आप हर बार PV इक्वल टू एनआरटी लगाओ, सेम आंसर आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 7 कंप्लीट हो गया सबका। होम असाइनमेंट नंबर 7 में किसी का कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा बेटा? 10D। 10th डी। डी पार्ट में भी देखो लिखा है वॉल्यूम ऑफ 350 ml ऑफ डायटोमिक गैस। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना है, डायटोमिक गैस का मतलब होता है ऐसी गैस जिसमें कम से कम 2 एटम, जिसमें 2 एटम हो, कम से कम 2 एटम। जैसे O2 है डायटोमिक गैस है, O3 है ट्राइएटोमिक गैस है। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो जिस गैस में जितने ज्यादा एटम्स होंगे उसी हिसाब से उसकी एटॉमिसिटी लिखी जाएगी। तो जैसे 1 बाय 1 बताऊं, सबसे पहले से ऑक्सीजन O2 है तो O2 इज डायटोमिक गैस, O3 इज ट्राइएटोमिक गैस, CH4 है पेंटाटोमिक गैस, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। समझ आया? तो क्वेश्चन लिखा है ट्राइएटोमिक डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस मतलब उसमें 2 एटम्स हैं। तो अगर आपने गैस का मोलर मास m1 मान लिया तो पहले PV इक्वल टू एनआरटी लगा के मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 16 ग्राम फॉर मॉलिक्यूल है
और क्वेश्चन में पूछा गया एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा उसका आधा। Sir, और फिर why you मास have ऑफ taken 1 upon m1? हाँ बेटा, Sir, why you have taken 1 upon m1? भाई आप टेकन मोल्स लिखेंगे ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी में मोल लिखते हैं ना। Yes, sir. दिस एक्सपेक्ट, अब मुझे समझ आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा ना, ये 1/m1 क्यों लिखा हुआ है? Yes, sir. तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में मोल्स लिखते हैं ना, मोल्स। मोल्स कैसे लिखोगे? मास अपॉन मोलर मास। मास इज Yes, sir. 1 ग्राम। क्वेश्चन में देखो मास दिया 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे तब तो मोल बनेगा। Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है, तो 7 कंप्लीट हो गया। 8 में चलिए अब जरा फटाफट। होम असाइनमेंट नंबर 8 में किसी का कोई डाउट है तो बोलिए फटाफट। चलो होम असाइनमेंट नंबर 8 में क्वेरीज आपकी। तो होम असाइनमेंट नंबर 8 में सबसे पहले 12th के बाद और कोई बता। अच्छा, जिन्होंने होम असाइनमेंट नंबर 7 में 4 6 7 पूछा था, ये हो गया ना? फिर से बताओ, बताया था मैंने परेशान। होम असाइनमेंट नंबर 7 में 4 6 एंड 7। 4 तो बेटा आर की वैल्यूज है, आपको डेफिनेशन लिखा था 1/12 जो है वो लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन में होगा। आप सॉल्यूशन देखिएगा, बस वैल्यू ऑफ आर देख लेनी एक बारी। बाकी 6 में प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ 3 लीटर 7 ग्राम नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस इन दिस टेंपरेचर, तो इसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर आपको निकालना है, वॉल्यूम 3 लीटर्स दिया है, नंबर ऑफ मोल 7/28 हो गया, आर की वैल्यू 0.0821 हो गया, टेंपरेचर 300 केल्विन दिया। यहां से सॉल्व करके पी निकालेगा। दिस क्वेश्चन नंबर 6 एंड यू आस्क 7th क्वेश्चन। 7th में तो बताइए प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स आएगा, मोल्स कैलकुलेट कर लीजिएगा बस। 8th में आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 5। एथ के क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 448 ml ऑफ ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन। तो देखो फिर से वही सेम लॉजिक है, 1 atm 273 केल्विन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस जो है वो 22.4 लीटर होता है, और आपको वॉल्यूम कितना दिया है 448 ml, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक्चुअली में एक और फॉर्मूला आ गया, अगर आप ध्यान से देखो तो वॉल्यूम इन लीटर at STP of a gas divided by 22.4 divided by 22.7। अभी यहाँ 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन दिया है, या तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अभी 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन दिया है तो उसी का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे 22.4 कर देंगे एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन और यहाँ 22.4 कर लेंगे। तो वॉल्यूम देखो कितना दिया है अपने को 448 ml, तो 448 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 22.4, ये मोल्स आ गए ऑक्सीजन के। फिर इसमें अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सो 448 into 10⁻³ अपॉन 22.4 into Na, ये मॉलिक्यूल्स आ गए। और फिर इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8। 2 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे 16, उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा हुआ है, 10 12। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो दिया है 0.2 ग्राम ऑफ X occupies a volume of 440 ml if 0.1 gram of carbon dioxide occupies a volume of 320 ml at the same temperature and pressure, then the gas could be। तो देखो हमारी इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। अब उसमें देखो कंडीशन में दिखा हुआ है सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो वी कैन राइट वॉल्यूम इक्वल टू RT by P into N। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो RT by P कांस्टेंट हो गया, तो वी कैन सिंपली राइट V1 by V2 इक्वल टू N1 by N2।
ऐसे लिख सकते हैं। आप दोनों के वॉल्यूम लिख लो, तो आपके गैस का वॉल्यूम दिया है 440 ml, CO2 का वॉल्यूम दे रखा है 320 ml, और दूसरी तरफ मोल्स का रेशियो लिखा है, तो गैस के मोल्स हो गए सर आप 40। सर आपने V इज इक्वल टू RT अपॉन P को V1 अपॉन V2 कैसे और इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 कैसे लिखा? बेटा RT by P कांस्टेंट है ना, सवाल में पढ़ो ना क्या लिखा है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहली गैस के लिए लिखो P1 इक्वल टू RT by P इंटू N1, दूसरी गैस के लिए लिखो V2 इंटू RT by P इंटू N2, दोनों का रेशियो ले लो, ये कट जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। देन 440 by 320, इसके बाद मोल्स ऑफ दूसरा गैस सब्सटेंस जो लिखा है वो लिखा है 0.1 ग्राम CO2, उसका मॉलिक्यूलर मास 44 है। यहाँ से सिंपलीफाई करके हम निकालेंगे। कैलकुलेशन स्टेप देखने तो सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में भी देखो सेम कॉन्सेप्ट है। 11th क्वेश्चन लिखा है 4 gases are there, total pressure 10 atmosphere, the molar ratio are 1:2:3:4, then their pressure will be respectively। तो अब देखो, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें 4 गैसेस हैं जिनके मोल्स N1 N2 N3 N4 है। ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, तो गैस 1 का प्रेशर लिखेंगे अगर P1 तो आएगा N1 इंटू RT by V, गैस 2 का प्रेशर लिखेंगे तो N2 इंटू RT by V, गैस 3 का प्रेशर लिखेंगे तो N3 इंटू RT by V, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ही गैस का वॉल्यूम होता है, इतना तो जानते होंगे आप सब लोग। गैस जिस कंटेनर में फिल करते हैं उसी कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, लिक्विड्स उस कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई करते हैं, गैसेस उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और टोटल प्रेशर है लिखोगे तो टोटल मोल्स लिख लो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 इंटू RT by V। तो अगर यहाँ से किसी भी गैस का प्रेशर में टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दोगे तो दैट कम्स आउट टू बी N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। अब आपको मोल रेशियो दे रखा है 1 2 3 4, तो N1 की जगह 1 लगा दो, N2 की जगह 1 2 3 4 वैल्यू पुट कर दो, और PT आपको 10 atm दे रखा है। ऐसे आप सारे प्रेशर निकाल सकते हो। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के। वो तो ट्रिक है ही, वो तो मैंने सॉल्यूशन में लिखा ही, वो जिसको नहीं समझ में आया उसी लिए तो दूसरा तरीका लिखा। अच्छा सर, अगर ठीक। आप डायरेक्ट समझ गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तब तो बिल्कुल टाइम खराब ही नहीं करना है, तब तो सीधे आंसर बताइए यार। हाँ सर। अगर इफ यू हैव जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है वो आप समझ गए तो फिर डाउट क्यों पूछोगे? डाउट वो पूछ रहा है जिसको वो चीज नहीं समझ है, तो उसके लिए मैंने Yes, पूरा sir. इलैबोरेट करके लिखा कि P1 इक्वल टू N1 इंटू RT by V, P2 इक्वल टू N2 इंटू RT by V। किन्हीं भी दो प्रेशर का रेशियो ले लो तो मोल्स का रेशियो आ जाएगा। यस सर। रेशियो ऑफ मोल्स है वही रेशियो ऑफ प्रेशर हो गया। हाँ सर। तो सिंपली 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा। ओके सर। सर क्वेश्चन 10th में हम लोग डेंसिटी के उससे सॉल्व कर सकते हैं, डेंसिटी लेके। बेटा डेंसिटी से तुम्हें मॉलिक्यूलर मास थोड़ी पता चलेगा। सर डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इज हाँ, इक्वल डेंसिटी अपॉन डेंसिटी करके मॉलिक्यूलर मास रेशियो लगा हाँ। सकते हो। ठीक है, वही एक ही तो बात है, वो ये सेम इक्वेशन का रेशियो ही तो हो गया। अब यहाँ पे मैंने V1 by V2 इक्वल टू N1 by N2 लिखा, आप इसी की जगह N1 by V1 इक्वल टू N2 by V2 कर दो, तो एक ही बात तो हो गई। जो डेंसिटी का रेशियो होगा वही मॉलिक्यूलर मास का रेशियो है, वो तो एक ही बात है, बिल्कुल सही है, वैसे भी कर सकते, बट उससे अननेसेसरी अपना स्टेप पड़ जाएगा कैलकुलेशन। कर वो भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास अपॉन वॉल्यूम करके दोनों का डेंसिटी लिख लो और d1 by dt इक्वल टू m1 by m2 लगा दो, बिल्कुल सही है, जल्दी होगा उससे, कर सकते हैं वो भी। लास्ट क्लास में आपको रिलेटिव डेंसिटी का कांसेप्ट बताया था, d1 by dt इक्वल टू m1 by m2, वो कांसेप्ट लगा सकते हो, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। 10th के बाद आपने पूछा 12th क्वेश्चन। ये थोड़ा देखो टेढ़ा सवाल है, ऐसे सवाल, अब इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ लेना। यस सर, वही कर रहा हूं जी। जिनसे हो गया उनसे अच्छी बात है, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। ये एक ऐसा सवाल है जो तुम जब तक आईआईटी की तैयारी खत्म करोगे तब तक पूछते रहोगे, इसलिए एक बार में सही से समझ लो तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये ऐसा क्वेश्चन है कि लोग 12th पास में भी पढ़ने आते हैं तब भी यही सवाल पूछते हैं, जबकि है कुछ नहीं, बहुत सीधा सवाल है। ये आपके अभी 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में, 12th क्लास के सॉलिड स्टेट में, बोर्ड एग्जाम में भी सवाल आ सकता है, जेईई मेंस में भी आ सकता है, जेईई एडवांस में भी आ सकता है, बहुत यूनिवर्सल सवाल है ये। तो इसका कंसेप्ट सीख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मोल से भी कर सकते हैं, अभी सॉलिड स्टेट के कॉन्सेप्ट सीखेंगे उससे भी कर सकते हैं, अभी अगला चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन सीखेंगे उससे भी कर सकते हैं। तो यार मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन,
तो आपको फॉर्मूला सीखना है. इट्स गिवन Fe.93 O1.00 ये दे रखा है आपको. तो इससे आपको पता चल रहा है कि आयरन के 0.93 मोल है और ऑक्सीजन का 1 मोल है. कितना क्लियर है? अब उसने बोला कि आयरन के इसमें दो फॉर्म है, एक Fe2+ फॉर्म है और एक Fe3+ फॉर्म है. मुझे नहीं पता कितने कितने मोल, बट ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? O2- में, क्योंकि ऑक्साइड आयन तो O2- ही होता है. यहां तक समझ गए? अब कंपाउंड चूंकि न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, राइट? क्वेश्चन में पूछा है कि Fe2+ के कितने मोल परसेंट है, मोल फ्रैक्शन है. तो इसके मोल मान लो मैंने x मोल मान लिए, टोटल मोल 0.93 है, तो इसके मोल कितने हो गए? 0.93 - x. तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया हमारे पास? x × 2, क्योंकि इस पे 2+ चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ 3+ चार्ज है. दूसरे वाले की वैल्यू कितनी हो गई? 0.93 - x × 3. ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया. और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? 2, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है और उसके मोल कितने हमारे पास? 1. तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज कर दो, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल लिखा हुआ है आपके लिए. समझ आई टेक्निक? यहां से सॉल्व करके x निकाल दो. तो यहां से x की वैल्यू 3 × 0.93 - 2 आ जाएगी. इसको अब अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके वैल्यू निकालिए फटाफट जल्दी से. x 0.79. सर एक बार और बता दीजिए ये क्वेश्चन सर. अभी एक बार नहीं, मैंने तुमसे क्या बोला? अभी एक बार अगर नहीं समझे ना तुम, तो ये पूरे 2 साल के टेन्योर में तुमसे 20 बार तो पूछोगे. इसलिए अभी एक बार इत्मीनान से समझ लो. कोई जल्दी नहीं है मुझे बताने की, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन. मैं आपको डरा नहीं रहा हूं. अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेल एंड गुड. सिर्फ आपको अवेयर करा रहा हूं, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे 11th क्लास से शुरू करना पड़ता है बताना, और आदमी 12th पास तक पूछता रहता है. 3 साल में लोग एक सवाल नहीं सीख पा रहे. क्यों? क्योंकि पहली बार जब समझाते हैं तो ध्यान से नहीं सुनते, फिर वो कंफ्यूजन बना रहता है, लगातार कंफ्यूजन कैरी करते हैं. तो यहाँ से x की वैल्यू 0.79 आएगी. अभी ये आंसर नहीं है, देखो अभी ये सवाल मेंस के पैटर्न में पड़ा हुआ है, इसलिए इसमें देखो ऑप्शन 0.79 नहीं है. जिस दिन ये सवाल एडवांस के पेपर में आएगा उसमें इसका एक ऑप्शन 0.79 होगा, ताकि तुम देखते ही 0.79 टिक मार पाओ. एडवांस का क्वेश्चन गलत होता नहीं है, वो गलत करवा लेते हैं तुमसे. दे आर क्वाइट एक्सपर्ट इन द क्वेश्चन फ्रेमिंग. तो जैसे ही तुम्हारा 0.79 आएगा तुम्हारा गलत हो जाएगा. उसने क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल्स ऑफ आयरन 2+ अपॉन मोल्स ऑफ आयरन 2+ प्लस मोल्स ऑफ आयरन 3+, तीनों का रेशियो लिखना है. तो ये वैल्यू आएगी 0.79 अपॉन 0.93. इसको सॉल्व करोगे तो 0.85 के आसपास आंसर आएगा. ये आपका फाइनल आंसर है. आप सवाल को फिर से ध्यान से देख लो. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत सीधा क्वेश्चन है, बट समहाउ हम उसे रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए हर बार गलती होती है. आपको फॉर्मूला दिया है Fe.93O. या चलो मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करके समझा देता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली कभी दिक्कत नहीं आए. आयरन के अगर हम 2 ऑक्साइड लिखेंगे तो एक FeO बनेगा, एक Fe2O3 बनेगा. ठीक है? FeO में तो आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 है, बट Fe2O3 को हम लोग Fe2/3O लिख सकते हैं. समझ में आई बात? तो Fe.2/3O की जगह Fe.67O लिखें, तो ये 0.67 और ये 1, इन दोनों का जो एवरेज है वो 0.93 दिया हुआ एक्चुअली. तो अब किसका कितना परसेंट है ये कैलकुलेट करना है. तो इतनी टेक्निकल बात तक जाने की जरूरत ही नहीं है. सिंपल एक रूल अप्लाई करना है कि जो फॉर्मूला गिवन है उस फॉर्मूले में हमें क्या करना है? चार्ज बैलेंस कर देना है. जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज. तो हमारे पास ऑक्सीजन के पास तो नेगेटिव चार्ज है, हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके पास नेगेटिव चार्ज है. ये नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है और ये पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम है. ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग जोड़ लो. Fe.93 में Fe2+ का x मोल मान लिया, Fe3+ का 0.93 - x मान लिया. ठीक है? तो प्लस चार्ज कितना होगा? 2x, और +3 चार्ज कितना होगा? 0.93 - x × 3. ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया. और ऑक्सीजन में माइनस चार्ज कितना होता है? 2-, और मोल कितने उसके? 1. तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 2-. दोनों को इक्वेट कर दिया हमने उठा के. इसको सॉल्व करा तो x की वैल्यू 0.79 आई. तो 0.93 मोल में से Fe कितना है? 0.79 मोल. और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 1 में से कितना होगा? तो 0.79/0.93 करना पड़ेगा. सो फाइनल आंसर इज 0.85. आप पूछो अक्षत, क्या डाउट है? अगर कोई आयन होता है तो उसमें कैसे निकालते हैं चार्ज?
आयन के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज लिख देंगे। ओके जैसे मान लो हमारे पास NO3 माइनस होता है तो उसका नेट नेगेटिव चार्ज 1 माइनस आएगा। अभी परेशान नहीं होना है, दूसरा सवाल ही आएगा, आप उसकी टेंशन नहीं लो। यही सेम सवाल आपके पास लगातार आता रहेगा और आप हर बार कंफ्यूज हो गए। नया सवाल है तब तो मुझे भी अच्छा लगे कि कुछ नया पूछा गया है। अभी Fe.93 लिखा है, अगली बार Fe.96 लिख के आ जाएगा, उसके अगली बार निकल 0.98 लिख के आ जाएगा। बस वो यही करेंगे, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। स्टैंडर्ड सवाल है, बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। केवल 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 कितना चेंज करना है, नया सवाल बनाने का मतलब बस ये नंबर याद नहीं रखने देना, ताकि कोई लर्न करके पहुंच जाए 0.85 तो उसका गलत हो जाए। जिसको तरीका पता है सॉल्व करने का, उसका तरीका हर बार यही रहेगा, दैट वोंट चेंज। क्योंकि क्वेश्चन ही इतना बढ़िया है कि उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। टफ सवाल में क्या एफर्ट मारना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। इसमें बस एक कॉन्सेप्ट याद कर लो कि आपको चार्ज बैलेंस करना है हर बार। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज कर देना, आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। चलो 12th के बाद योर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 15th। ओके, देखो 15th वाले क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट फिर से है। अब की बार ट्राई एटॉमिक गैस दिया है, बस ये चीज ध्यान से सीखनी है। 224 ml of triatomic gas has a mass of 1 gram 273 Kelvin 1 atmosphere pressure. Mass of one atom is, तो सेम लॉजिक देखो, 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होता है, ये हमें पता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी उसने बोला हुआ ट्राइएटॉमिक गैस है, तो अगर हम गैस का मॉलिक्यूलर वेट लेट से m1 मान लें, तो एटॉमिक वेट जो इसका बनेगा वो m1/3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 एटम होंगे। समझ आया? जैसे मान लो एक गैस है O3, तो इसका अगर मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं तो 48 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालेंगे तो 16 आएगा। लॉजिक समझ आया? जैसे हमने एक ट्राइएटॉमिक गैस लिखी ओजोन, तो हेलो ओजोन का, हाँ बेटा सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए प्लीज। स्टार्टिंग ही करी, अभी मैंने कुछ करा ही नहीं उसमें। पहले अभी तो डेटा लिखा है जो सवाल में लिखा हुआ है। मैंने सबसे पहले बोला कि प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन, तो 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो गया। पहली इंफॉर्मेशन। गैस का मॉलिक्यूलर मास हमने m1 माना, तो उसका एटॉमिक मास एटम का कितना आ जाएगा m1/3, क्योंकि गैस कैसे दे रखी है ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक का मतलब हुआ एक गैस के मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं। यस सर ठीक है। यहाँ तक समझ गया पहले? उसके बाद देखो क्या करना है हमको। उसके बाद क्या करना है कि आपको एक एटम मास पता है। अब इसके बाद आपको पता है वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है 224 ml। तो हमारे पास मोल निकालने के दो तरीके हो गए। पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, और फिर मोल निकालेंगे वॉल्यूम से 224 ml अपॉन इनटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 2 to 422.4। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो जो एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस आएगा वो आ जाएगा 100/3 ग्राम्स। अब उसने पूछा एक एटम का मास, तो ये एटॉमिक मास कितना होता है, 1 मोल एटम्स का मास होता है, तो मास ऑफ वन एटम निकाल लेना। अब आ गया तो नंबर से डिवाइड कर देना। अभी इसी सवाल में अगर ऑप्शन एएमयू भी दिया जाता है तो 100/3 एएमयू लिख देते। अब ऑप्शन में चूंकि एएमयू नहीं है इसलिए ग्राम से निकालना पड़ रहा है। अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक मास ग्राम में लिखा जाता है वो 1 मोल का मास होता है, उसी को एएमयू में लिख दो तो एक एटम का मास हो जाता है। सर m1 10 to the power -2 नहीं होगा? किसका? m1 का वैल्यू जो आपने 100 निकाली है, देखो थोड़ा ध्यान से। सर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर -2 हो जाएगा, हाँ, और 10 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 10 to the power -2 ही तो हुआ। तो 1/m1 10/-2 हुआ ना? ओ ठीक है, हम्म चलो
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है आपने। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है m ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन वेपराइज्ड द वॉल्यूम इज 5.6 लीटर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। फिर वही सेम लॉजिक दोबारा, अभी शायद पिछले वाले सीट में यही सेम ही सवाल तो था। फिर से दो तरीके से मोल्स निकाल लो। पहले m अपॉन मॉलिक्यूलर मास m1 इज इक्वल टू वॉल्यूम दे रखा है 5.6 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। यहाँ से m1 की वैल्यू निकालोगे तो 4m है। मोल्स निकालने के दो तरीके एक साथ लगा दिए हमने, एक मास अपॉन मोलर मास से और एक वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन 17 के बाद? कंप्लीट। आफ्टर 17 इट इज 19। ओके, 19 क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 20% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। तो देखो 1 लीटर अगर हमारे पास एयर है तो उसमें बोला गया है 20% ऑक्सीजन है, तो इससे आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम पता चल गया। ऑक्सीजन हो गया 0.21 लीटर। फिर आप इसके मोल्स निकाल लो, तो 0.21 अपॉन 22.7। स्टैंडर्ड कंडीशन बोला है तो एसटीपी लगाएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.0093 मोल्स आ जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? कंप्लीट ना? ओके, सो विल स्टॉप हियर। अभी हम लोग अगले सेगमेंट पे पहुंचेंगे, तो हम लोग अपने लेक्चर पे जा रहे हैं। आज के पोर्शन में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हाँ बेटा पूछो फटाफट, क्या पूछ रहा हूँ? बोलिए क्या डाउट है आपका? अगर डाउट है तो पूछिए फटाफट, अदरवाइज लेट मी प्रोसीड। Alakshendra, what is your doubt? Or you raised hand by mistake? हाँ, है कोई डाउट या नहीं? नो सर, नो सर। ओके फाइन, चलो फिर हम लोग अपने लेक्चर पे चलते हैं। So in today's lecture we have to go for laws of chemical combinations। तो आपको नेक्स्ट टाइटल लिखना है अपने लिए। हमारा आज का जो प्रोसीजर है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल combinations। So write down the first title, laws of chemical combinations। तो उसमें देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट लॉ फॉलो करना है। दिस फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप में से ज्यादातर लोग इस लॉ को जानते हो। So write down law of conservation of mass। तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बस सिंपल टर्म में लिखना है तो वैसे लिख लीजिए, अदरवाइज पूरा स्टेटमेंट लिखना है। तो it deals with the mass of the reactant and product and states that in a chemical change the total mass of the product is equal to total mass of the reactant। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज बाद में फाइल शेयर कर दूंगा तब लिख लीजिएगा। अभी सिंपल टर्म में लिखना है तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बस इतना लिख सकते हैं। तो पहला लॉ जो सबसे पहले केमिकल कॉम्बिनेशंस में दिया गया दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ सेज दैट किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट का मास होगा वही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आना चाहिए। इसका देखो एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन की रिएक्शन कराने से CO2 बन रहा है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और उससे 44 ग्राम ऑफ CO2 बन रहा है।
एंड इट इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी अगर दूसरा एग्जांपल लिख के दे दूं मैं आपके लिए, लेट्स से विल राइट N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो नाइट्रोजन का हमारे पास 28 ग्राम है, हाइड्रोजन 6 ग्राम लिया है, तो ये 34 ग्राम बनेगा। आप सम करके देख लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का, इट विल बी सेम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, इट इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये एक पॉइंट अलग से ऐड कर दीजिए। So please repeat. अभी अपने को एक पॉइंट अलग से लिखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट वैलिड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is not valid in case of nuclear reactions। जो एटॉमिक बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है वहां ये चीज वर्कआउट नहीं करेगी। अभी बता रहा हूं क्यों। तो वहां पे क्या होता है कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है विद द इक्वेशन E is equal to mc square। ये आपकी एनर्जी होती है, ये आपका मास डिफेक्ट होता है, मतलब जितना मास लॉस हो गया, और c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, which will take as 3 into 10 to the power 8 meter per second। This is Isaac Newton's law of relativity. हाँ, यू मे से Einstein। आइंस्टाइन ने इक्वेशन बताया था E equal to mc square। उसने बोला था कि अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो जो मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी बनती है वो E equal to mc square इक्वेशन से बनती है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे दो कैलकुलेशन करके देखना है, एक आपके इंटरेस्ट के लिए और एक सवाल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सिर्फ इतना जानना चाहते हो कि अगर 1 ग्राम मास कभी लॉस करा दिया जाए तो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप चाहो तो एक बार कैलकुलेट करके देख लो। पहला क्वेश्चन यही लिखो, write down first question, how much energy will be produced, how much energy will be produced on loss of 1 gram of substance। Three into 10 to the power minus 5. हाँ, तो सिंपली इक्वल टू mc स्क्वायर। पता गलत कर दिया भाई, mc स्क्वायर है, c स्क्वायर है। Sorry, sorry, sorry. 9 into 10 to the power 13। 9 into 10 to the power 13. 9 into 10 13 power to the 16। नहीं 9 10 to the power 13 joules। इक्वेशन सही से लगाओ, मास को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 ग्राम है तो 10 टू द पावर माइनस 3 केजी हुआ, 3 into 10 to the power 8 स्क्वायर हुआ। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 9 into 10 to the power minus 10 to the power 13 मीटर, 13 जूल्स के आसपास आंसर बनेगा, joules। है ना। यस सर। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि केवल 1 ग्राम एनर्जी अगर लॉस हो जाए तो इससे कितनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। बोल दो आप इस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को अभी नहीं समझ पा रहे हो, तो एक आदमी को लगभग ऑन एन एवरेज जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो चाहिए होती है लगभग 150 किलो जूल। ये हमारी डेली फूड रिक्वायरमेंट होती है। आप समझ सकते हैं अगर इतनी गुना एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी तो कितना डैमेज करने वाली है। मतलब जितनी एक्चुअल रिक्वायर्ड एनर्जी है उसमें 1 करोड़ टाइम्स एनर्जी होगी। ठीक है, अब चूंकि बड़े नंबर्स को डील करना मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, तो यू मे अंडरस्टैंड दिस 9 into 10 power 13 जूल इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये तो हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन थी। अब हमें अपने क्वेश्चंस, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, अब जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैल्यू चाहिए वो चाहिए 1 AMU से कितना लॉस होगा। तो अगला केस लिखना है आपको, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड on loss of 1 AMU mass, mass of energy produced
on loss of 1 AMU mass. आई होप आप समझ गए 1 AMU का मतलब 1 by NA grams होगा. So this will be E equal to 1 AMU is 1.6.023 into 10 to the power 23. इतने ग्राम हो गया. उसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो into 10 power minus 3 और 3 into 10 to the power 8 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले जूल्स में वैल्यू बताएंगे. So 1.4 into 10 to the power minus 7 joules. 1.49 into 10 to Power minus 7. लगभग 1.5 मान लो, ऊपर 9 नीचे 6 है तो 1.5 अगर लिख लेते हैं लगभग. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू ऊपर पावर बनेगी आपकी 13 तो 10 पावर माइनस 10 ना. इतना आंसर आ रहा है देखिए. So 1.5 into 10 to the power minus 10 joule. ठीक है. अभी क्या करना है, इस डेटा को हम लोग एक और यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. हम लोग एनर्जी की एक यूनिट यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगला टर्म हमें यहीं पे ऐड कर देना है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल होता है. ये कन्वर्जन आप अभी लिख लीजिए. ये हमारी एनर्जी का कन्वर्जन. हम लोग केमिस्ट्री में एनर्जी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करते हैं. सो दिस EV इज रेफर्ड एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. समझ आ रहा हो ना. यहाँ पे हमने EV टर्म लिखा है, इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपकी जो एनर्जी आई है इसको करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके बताना है. कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 931 into 10 to the power minus. यस. तो इसकी जो हमें वैल्यू याद करनी है, एनर्जी ये आएगा 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मिलियन इज 10 to the power 6. आपका सॉल्व हो क्या रहा होगा, 931.5 into 10 to the power 6. आ रहा है. पहले सॉल्विंग देख लीजिए ध्यान से. तो ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको सीधे सीधे याद रखना है. ये रिजल्ट लास्ट में लिख लीजिए. 1 AMU of mass produces 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑन कंप्लीट लॉस. अगर किसी सब्सटेंस का 1 AMU मास लॉस हो जाता है तो उससे 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई हमारा इतना मास लॉस हुआ तो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो दैट अमाउंट कैन बी सेड सिंपली 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. पहुंच गए सारे लोग. सॉल्व कर लिया ना, किसी का कंफ्यूजन तो नहीं है. सिंपली पहले हमने जूल्स में एनर्जी निकाली 1.5 into 10 power minus 10 जूल्स. फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 power minus 19 जूल्स. तो आई हैव टू कन्वर्ट आवर जूल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमने 1.6 into 10 power minus 19 से उसमें डिवाइड कर दिया. तो आपकी वैल्यू सॉल्व हो क्या रही होगी, 931.5 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और 10 पावर 6 को मिलियन मान लिया तो इट इज 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. ये रिजल्ट की तरह याद रखना है. कभी भी आपसे पूछा गया कि इतना मास लॉस हुआ तो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट नहीं लर्न करना चाहते देन देयर इज नो बिग प्रॉब्लम. आपको हर बार सॉल्व करना पड़ेगा कन्वर्जन फैक्टर के साथ. आपको स्पीड अप करना है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो. स्पीड अप नहीं करना है तो इक्वल टू MC स्क्वायर हर बार लगाना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं. आपको बस एक बात याद रखनी है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA ग्राम्स. बस वो रिजल्ट याद रखोगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. इज दैट क्लियर? फर्स्ट लॉ इज क्लियर टू एवरीवन. मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. दिस इज द लॉ.
या इसी को हम लोग बोल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट होगा एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तीसरी बात मैंने बताई कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता है, और पहले हमने यहाँ पे 1 ग्राम से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वैल्यू निकाली, और फिर आपको बताया कि अगर हम 1 AMU मास लॉस करेंगे तो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये एग्जैक्ट डेटा लर्न करना है। 1 ग्राम वाला डेटा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हमें केमिस्ट्री में मोस्टली AMU डेटा यूज करना पड़ता है। हमारी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में सब्सटेंस का कितना अमाउंट लॉस हो गया उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कैलकुलेशंस करनी होती है। ठीक है, तो अभी ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि 1 AMU मास लॉस हो रहा है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, या जितना अमाउंट ऑफ मास लॉस हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी, तो सीधे 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। क्लियर? दिस वाज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ इज रिफर्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ लिखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर आपको पहले लॉ लिखना है तो लिख लीजिए क्योंकि ये सब स्कूल एग्जाम में पूछे जाता है, आपको लॉ फटाफट लिख लेना है पहले एक बार। So law says a chemical compound always contains same elements combined together in the same proportion by mass। यहाँ पे देखो दो खास बातें, एक तो अगर कोई भी कंपाउंड अगर आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं वो भी सेम होने चाहिए, और उनका प्रोपोर्शन जो बाई मास होता है वो भी सेम होना चाहिए। दो बातें एक साथ वैलिड होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन। ब्रैकेट में जो लिखा है वो साइंटिस्ट है, किस ईयर में डिस्कवर हुआ उसका डिटेल है, बट दैट इज नॉट relevant for you। theoretical part है, आप जानना चाहते हो तो मैंने लिख दिया। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है लॉ ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कि नेचर में हमने वाटर ढूंढा कहीं पे भी, तो अगर नेचर में वाटर कहीं भी मिलेगा तो उसका पहला लॉ है कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन मतलब वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जरूर प्रेजेंट होगा। Whenever you will get water, you will always have hydrogen and deuterium. Sorry, hydrogen and oxygen. Isotopes को इग्नोर मारा जाता है, वहां पे लॉ वैलिड नहीं होता। अगर कोई आइसोटोप आ जाएगा तो वो चीज हम नहीं कंसीडर करते हैं। हमारे लिए अगर कांस्टेंट कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जरूर होगा अगर वाटर है। अगर वाटर नहीं है तो दूसरा कॉम्पोजिशन होगा। जैसे सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से कलेक्ट करो नेचर में, इट कंटेन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन। पहली कंडीशन है कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, मतलब जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड मिलकर बना है वो एलिमेंट फिक्स है। दूसरा पॉइंट है डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा दैट इज फिक्स्ड बाय मास। मतलब अगर आपको वाटर कहीं पे भी मिलेगा तो वाटर के केस में आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड हुई होगी हमारे मोल के हिसाब से, आप जानते हो ये रूल। तो ये रेशियो हमेशा 1:8 ग्राम का रेशियो चलेगा। तो किसी भी सोर्स से आप वाटर कलेक्ट करोगे यू विल ऑलवेज फाइंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बाय मास इज 1:8। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो लिखेंगे तो इट इज 12:32। सो 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 3:8 फिक्स आएगा। अब सोर्सेज आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वाटर मान लो आपने अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करा। सबसे पहले रिवर वाटर कलेक्ट करा, ओशन से वाटर कलेक्ट करा, वेल से वाटर कलेक्ट कर लिया, लैब में बनाया हुआ वाटर कलेक्ट कर लिया, समझ रहे हैं, एसी से जो वाटर कंडेंस हो गया है वो वाटर रख लिया। ऐसे आपने डिफरेंट डिफरेंट वाटर कॉम्पोस्ट सब्सटेंसेस अलग अलग जगह से कलेक्ट किए। अब इस वाटर में अगर आप स्टडी करोगे केमिकली तो यू विल फाइंड आउट कि हर वाटर में एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स है, दूसरी बात हर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा दैट विल बी ऑलवेज 1:8। ऑल्दो आइसोटोप्स के केस में इसको इग्नोर करना पड़ता है, या आइसोटोप्स के केस में ये लॉ वैलिड नहीं होता है। अगर हमने यहाँ पे हैवी वाटर ले लिया D2O तो ये लॉ वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो चूंकि बहुत पुराना लॉ है तो जब बनाया गया था तब ये चीज एप्लीकेबल थी और अभी भी एप्लीकेबल है अगर आप आइसोटोप्स को हटा दें तो। समझ आई बात? सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का केस ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमने अपने रेस्पिरेशन से जो गैस एक्सहेल करी उससे आपने CO2 कलेक्ट कर लिया, प्लांट्स की तरफ से CO2 बन रही है वो कलेक्ट कर ली। ठीक है, नेचर एनवायरनमेंट में जो CO2 थी वो कलेक्ट करी, कार्बन का कंबशन करा के CO2 बनाया वो कलेक्ट करा, अलग अलग तरीके से कंबशन करा के CO2 कलेक्ट करा। तो डिफरेंट सोर्सेज से आपने CO2 कलेक्ट कर लिया। अब उस CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन हर बार मिलेगा ये कंफर्म है, और रेशियो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन हमेशा मास रेशियो आएगा 3:8, ये फिक्स आएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस सब्सटेंस को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे। क्लियर, समझ आया? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
तो लॉ लिख लीजिए, मैंने 2 एग्जांपल लिखे, दोनों एग्जांपल में से कोई भी एक एग्जांपल लिख लीजिए. So if you collect water from any source in the nature, or if you collect carbon dioxide in any source in nature, या कोई भी केमिकल सब्सटेंस आप नेचर में डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करो, तो उस सारे केस में जो उनके एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन है वो हर जगह सेम आएगा. दूसरी बात, उनका जो मास का रेशियो होगा एलिमेंट्स का, दैट विल आल्सो बी अ फिक्स्ड वैल्यू. ये दोनों वैल्यूज बदल नहीं सकती. अगर ये दोनों चेंज हो जाएंगे तो वो कंपाउंड ही बदल जाएगा. समझ आई बात? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. और ये लॉ सर आइसोटोप्स के केस में भी कंपाउंड बदल जाएगा ना? हाँ, इसीलिए उसको D2O बोलेंगे ना, बट वो उसको वाटर ही की कैटेगरी में काउंट करेंगे. उसको बोलते हैं हैवी वाटर है, ज्यादातर प्रॉपर्टी सेम आएंगी, तो इसलिए बहुत स्पेसिफिक नहीं है. हाँ, बट अगर आप उसे बोलोगे तो हैवी वाटर बोलेंगे, नो डाउट अलग हो जाएगा. अगर यहीं पे हमारी जगह ये पे चीज सर बाय वॉल्यूम काम नहीं करेगा? हाँ बेटा, बाय वॉल्यूम की जैसे काम H तो के हर दो तरीके से. है. अभी जैसे हमने D2O लिखा, तो D2O के अंदर अब जो D2 है ना वो 2 हो जाएगा, तो मास प्रोपोर्शन बदल जाएगा. समझ आई बात? नहीं तो सब्सटेंस डिफरेंट, मतलब उसको हैवी वाटर बोलेंगे. प्रॉपर्टीज में बहुत हद तक वाटर से मैच करेगा. वाटर के कॉम्पोजिशन निकालोगे तो उसमें थोड़ा D2O की इंप्योरिटी हो सकती है, बट उससे हम कांस्टेंट कॉम्पोजिशन में वेरिएशन नहीं मांगेंगे. उसको हमने एक्सपेरिमेंटल एरर मान के हटा देते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो ड्यूटेरियम है ये 1s2 है, इसको हम लोग हैवी वाटर कंसीडर करेंगे. दिस इज रिफर्ड एज हैवी वाटर. तो इस लॉ के केस में आइसोटोपिक केस को इग्नोर मार दिया जाता है, या आइसोटोपिक केस में लॉ वैलिड नहीं होता है. ये पॉइंट अलग से लिख लीजिए मुझे. सो इन केस ऑफ आइसोटोप्स दिस लॉ इज नॉट वैलिड. सी वी आर स्टडीइंग लॉज. लॉज का मतलब होता है जो चीज नेचर में एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करी गई है. हम उसे डिराइव नहीं कर सकते, अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते. इसलिए स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वही लिखना है, आप चेंज नहीं कर सकते इसमें. लॉ का मतलब ही यही होता है. लॉ इज समथिंग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व. तो हमने जब एक्सपेरिमेंट से ऐसा चेक करा तो इट इज वैलिड. आप इसकी दूसरी बात जानते हो तो उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करेंगे. ठीक है, यहां तक समझ गया पहले सारे लोग? Now your third law is law of multiple proportion. या इसमें एक पॉइंट जरूर लिख लीजिए नीचे, law of definite proportion में. देखो, this law is not valid in case of isotopes. Law of constant composition है, law of definite proportion में लास्ट में बस एक पॉइंट ऐड कर लीजिए. This law is not valid in case of isotopes. ठीक है. Now the third law, this is called law of multiple proportion. So first you note down the law. Law of multiple proportion says when two elements combines to form two or more compounds, then the masses of one of which combines with the fixed mass of the other element bears a simple whole number ratio to one another. अभी explain मैं करूंगा आपको, पहले आप law लिख लीजिए बेटा. When two elements combines to form two or more compounds, then the masses of one of which combines with the fixed mass of the other element bears a simple whole number ratio to one another. तो देखो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है, दो एलिमेंट कंबाइन कराने हैं. तो जैसे मान लो हमने एक एलिमेंट कार्बन लिया, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन लिया. तो कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से हमें सपोज करो दो कंपाउंड मिले, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर अगर कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो लिखेंगे तो ये 12 ग्राम इस टू 16 ग्राम में रिएक्ट कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड में ये रिएक्ट करेगा 12 ग्राम इस टू 32 ग्राम. तो पहले स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है when two elements combines to form two or more compounds. पहली चीज तो ये सेट कर ली. Then the masses of one of which combines with the fixed mass of the other element. तो किसी भी एक एलिमेंट का फिक्स मास लेना है. तो जैसे हमने किसी भी एक एलिमेंट का फिक्स मास लेना है, इसका मतलब लेट अस से हमने कार्बन का देखो 12 ग्राम फिक्स कर दिया दोनों केस में. तो जो ऑक्सीजन का अमाउंट रिएक्ट कर रहा है वो एक सिंपल रेशियो में आएगा. तो फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो चेक करोगे तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज 16:32. For 12 gram of carbon, ratio of oxygen in two compounds
आ जाएगा 1:2। तो एक सिंपल रेशियो आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी और एक दो एग्जांपल से समझाता हूं, पहले आप स्टेटमेंट देखो। इट्स गिवन व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म two or more compounds, then the masses of one of which combines with the fixed mass of the other element bears a simple whole number ratio to one another। तो हमने कार्बन का अमाउंट फिक्स किया, तो ऑक्सीजन का अमाउंट देखो 1:2 में आ रहा है। अब इसका उल्टा भी कर सकते थे, इसको उल्टा भी ऐसे कर सकते थे कि अगर सपोज करो हम ऑक्सीजन का मास फिक्स कर देते, तो अभी ये 16:12 था, तो इसको हम लोग 32:24 लिख सकते हैं, और ये तो 32:12 था। जरूरी नहीं आप पहले एलिमेंट को फिक्स करो, आप किसी को भी फिक्स कर सकते हो। यहाँ देखो हमने कार्बन फिक्स किया हुआ है, अभी ऑक्सीजन फिक्स कर लो। तो अगर ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया है तो कार्बन का रेशियो देखो क्या आ रहा है, 2:1, वो भी सिंपल रेशियो है। तो फॉर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रेशियो ऑफ कार्बन इज रेशियो ऑफ कार्बन इन टू कंपाउंड्स is again 2:1। तो सिंपल रेशियो बियर करेगा हर बार। समझ आया? ठीक है, अब चलो एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर N2O बन सकता है, NO बन सकता है, N2O3 बन सकता है, N2O4 बन सकता है, NO2 बन सकता है, N2O5 बन सकता है। इतने सारे कंपाउंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिलते हैं हमें नेचर में। हम उन्हीं कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो नेचर में फाइंड आउट हो रहे हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से ये सारे कंपाउंड्स बने। हमने इसमें नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो लिखा, तो हियर इट विल बी 28:16, दिस इज 14:16, this is 28:48, this is 28:64, this is 14:32, this is 28:80। ठीक है, अब आपको किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है, तो लेट्स से हम नाइट्रोजन फिक्स कर दे रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स किया, सो लेट्स से आई मेक इट टू 28 ग्राम, तो ये 28:16 हुआ, ये 28:38 हो गया, ये 28:48 हो गया, ये 28:64 हो गया, दिस इज अगेन 28:64, दिस इज 28:80। अब देखो सारे केस में नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया। तो अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का रेशियो चेक करोगे तो क्या आ रहा है, देखो 1:2, 2:3, 3:4, 4:5। सब सिंपल नंबर्स बन रहे हैं। फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज 1:2, 2:3, 4:5। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दो एलिमेंट्स रिएक्ट करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, तो उनमें किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास के लिए दूसरे एलिमेंट का अगर आप रेशियो चेक करोगे मास में, तो इट कम्स आउट टू बी अ सिंपल नंबर और अ होल नंबर। हमेशा होल नंबर रेशियो 28/64 कैसे हो गया लास्ट सेकंड? 14 को डबल किया तो 32 भी डबल कर दिया। 14:32 is same as 28:64, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। रेशियो में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ आएगी टेक्निक? हाँ बस बोलो। नो सर, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट पहले ठीक से? सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होगा, दो एलिमेंट रिएक्ट करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, तो उन कंपाउंड्स के केस में किसी एक गिवन एलिमेंट का अमाउंट फिक्स करके बाकी दूसरे एलिमेंट का अगर रेशियो चेक करोगे तो दैट विल ऑलवेज बी अ सिंपल होल नंबर। ठीक है, क्लियर ये वाला लॉ? चलो इसके बाद हम लोग तीसरा लॉ पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। So our next law is law of reciprocal proportion। अब ये थोड़ा टफ लॉ है, बाकी दोनों आसान थे, अब ये रिलेटिवली थोड़ा टेढ़ा है, तो आप इसको थोड़ा एक बार स्टेटमेंट लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
So law of reciprocal proportion says it states that when two elements combine separately with a fixed mass of the third element, it states that when two elements combine separately with the fixed mass of the third element, then the ratio in which they do so is either the same number or multiple of the ratio in which they combines with each other. तो उसमें देखो क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट जो है वो किसी एक तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहे हैं उससे जो नए कंपाउंड बन रहा है, उन कंपाउंड्स के अंदर तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के लिए जो एलिमेंट्स का रेशियो आ रहा है, वही सेम रेशियो उन दोनों एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड के अंदर भी आएगा या उसका मल्टीपल आएगा. लाइक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. लेट्स से हमने तीन एलिमेंट सेलेक्ट करे. पहले एक कार्बन लिया, एक ऑक्सीजन लिया और एक हाइड्रोजन लिया. कार्बन ने हाइड्रोजन से रिएक्ट करके CH4 बनाया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर बनाया और कार्बन और ऑक्सीजन ने डायरेक्टली रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया. ठीक है, तो कार्बन हमारा एलिमेंट नंबर 1 है, ऑक्सीजन हमारा एलिमेंट नंबर 2 है, हाइड्रोजन हमारे लिए एलिमेंट नंबर 3 है. क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टेटमेंट पढ़ो. इट स्टेट्स दैट टू एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली with the fixed mass of the third element, then the ratio in which they do so is either the same number or the multiple of the ratio in which they combine with each other. तो मतलब कार्बन हाइड्रोजन के फिक्स अमाउंट से रिएक्ट करके जो CH4 बना रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फिक्स अमाउंट से रिएक्ट करके जो वाटर बना रहा है, इसमें फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो होगा वो सेम रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन की डायरेक्ट रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड CO2 के अंदर आना चाहिए या फिर उसका मल्टीपल आएगा. सो लेट मी ट्राई. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कार्बन इज टू हाइड्रोजन लिखेंगे तो दिस कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ 12:4 व्हिच इज सेम एज 3:1. हियर इफ आई राइट द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन, सो दिस इज एक्चुअली 16:2 और यू मे सिंपली राइट 8:1. नाउ फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ओवर हियर इज 3:8. तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट नंबर 3 के लिए जो रेशियो ऑफ टू एलिमेंट्स आ रहा है मास में, वही सेम रेशियो इन दोनों की डायरेक्ट रिएक्शन से जो कंपाउंड बना है उसके अंदर आना चाहिए. तो अगर यहाँ कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो लिखेंगे तो इट इज 12:32 व्हिच इज सेम एज 3:8. तो देखो एग्जैक्ट रेशियो मैच कर जा रहा है. तो या तो सेम रेशियो आएगा, स्टेटमेंट में पढ़ो. इट्स गिवन दैट इट इज आइदर द सेम नंबर और मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइंस विद ईच अदर. तो या तो सेम रेशियो आ जाएगा दोनों के लिए या वो रेशियो उसी का मल्टीपल आ जाएगा. सर एक बार रिपीट कर दीजिए, ये लॉस कम समझ में आया सर. थोड़ी देर लगेगी समझा रहा हूं. आपकी आवाज अभी कट रही थी सर. एक बार और रिपीट कीजिए, आवाज थोड़ी कैसे आ रही थी. आप लोग परेशान मत हो, एक बार नहीं अभी मैं 2-3 बार बताऊंगा, बस आपको समझ लेना है. जब तक समझ नहीं आ जाएगा तब तक आगे नहीं जाने देना है. बस ये मेन पॉइंट है आपका. आपको एफर्ट इस बात पे लगा के रखना है कि जब तक आपको बात समझ ना आ जाए तब तक आप रुके नहीं. समझा तो मैं आपको दूंगा, ये तो मेरी गारंटी है. आप उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगा. समझ में तो फुल आएगा, इसकी तो फुल गारंटी है. बट बात ये कि आपको समझ में आया नहीं आया ये मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है. अगर हम क्लास में होते हैं तो मैं आपको देख के बता सकता हूँ आपको समझ में आया कि नहीं आया. तो अभी क्या है कि आपको बस बताते चलना है कि हाँ सर मुझे नहीं समझ में आया तो फिर से बताऊंगा. अभी एक नहीं, मैं और 2-3 एग्जाम्पल बता सकता हूँ, नया एग्जाम्पल बता सकता हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. आई कैन टेल यू मल्टीपल पॉसिबल एग्जाम्पल्स. फिर से देखो, अभी इसका कंपाउंड इसी एग्जांपल से बता रहा हूँ, नहीं तो फिर एक और एग्जांपल बताऊंगा. अभी देखो हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन, एक है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन. 3 एलिमेंट है. पहले तो आपको अब थोड़ा आइडिया लगाना चाहिए. हमने अभी तक देखो 3 लॉ सीखे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बहुत यूनिवर्सल लॉ, आप सब जानते हो. हमने 3 नए लॉ सीखे. एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और अभी एक लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें तो आपको सिंपल ट्रिक याद कर लेनी है कि अगर एक ही कंपाउंड की बात होगी तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. 2 एलिमेंट से रिएक्ट करा के 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, यानी 2 एलिमेंट की बात हो रही, मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा. 3 एलिमेंट आ गए तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा. तो अगर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा इसमें से कौन सा लॉ इलस्ट्रेट हो रहा है या कौन सा लॉ ये एक्सप्लेन कर रहा है. तो आपको बस कॉमन सेंस लगा के ये देखना है कि उसमें एक कंपाउंड की बात हो रही है, 2 एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड की बात हो रही है या 3 एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड की बात हो रही है. तो अगर एक कंपाउंड की बात हो रही है तो वो डेफिनेटली कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही होगा. 2 एलिमेंट से रिएक्ट होकर कंपाउंड बनाने की बात हो रही है, मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा. 3 एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाने की बात हो रही है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है. मतलब आंसर निकालना तो बहुत सीधा प्रोसेस है.
समझ इसलिए लेना है कि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी मोल्स में, इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। अब ध्यान से समझो, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमारे पास 3 एलिमेंट है, कोई भी 3 ले सकते हैं, अभी और दूसरे एग्जांपल से ही बता दूंगा। अभी मैंने जैसे एक एलिमेंट लिया कार्बन, दूसरा एलिमेंट लिया ऑक्सीजन और तीसरा एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, ठीक है। So for fixed amount of carbon, for fixed amount of hydrogen, क्वेश्चन में पढ़ो, it states that when two elements combine separately with fixed mass of third element, यानी इसमें थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स करना कंपलसरी है। पिछले वाले लॉ में हम किसी एक का फिक्स कर सकते थे, एलिमेंट 1 को फिक्स करके 2 का रेशियो निकाल सकते थे, 2 को फिक्स करके 1 का रेशियो निकाल सकते थे, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूफ हो जाना था। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में फिक्स्ड है कि जिसको आप थर्ड एलिमेंट बोल रहे हैं उसका अमाउंट फिक्स करना है, यानी कि जब हम रेशियो लिख रहे हैं कार्बन इज टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन फिक्स करना कंपलसरी है। तो हमने क्या करा कि कार्बन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के CH4 बनाया, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के वाटर बनाया, और कार्बन और ऑक्सीजन की डायरेक्ट रिएक्शन से CO2 बनाया। 3 कंपाउंड बन गए पहले। अब उसने बोला कि जो थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन है हमारे लिए, उसकी रिएक्शन कार्बन और ऑक्सीजन से होने के बाद जो 2 कंपाउंड्स बन रहे हैं, उनके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के लिए जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो आ रहा है, वो रेशियो सेम आना चाहिए जो कार्बन और ऑक्सीजन की डायरेक्ट रिएक्शन से बनने वाला कंपाउंड है, या उसका मल्टीपल आना चाहिए। अभी कोइंसिडेंस से सेम आ रहा, मल्टीपल भी आ सकता था। तो अब इस चीज को जरा ध्यान से नोटिस करो। तो हमने देखो कार्बन हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई, CH4 बनाया, कार्बन का अमाउंट कितना रिएक्ट करा 12 और हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करा 4। ये हमें कैसे पता चल रहा है? मोल से। CH4 मैंने सिखाया था, कार्बन का 1 मोल, हाइड्रोजन 4 मोल, कार्बन का मास हुआ 12 ग्राम, हाइड्रोजन का मास हुआ 4 ग्राम। ये चीज हम पहले सीख चुके हैं, इसीलिए अभी सिखा रहा हूं। तो कार्बन हाइड्रोजन रेशियो 12:4, मास रेशियो हुआ 3:1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन रेशियो 16:2, which is same as 8:1। तो फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विच इज 1 ग्राम, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए जो फिक्स मास किया है उसके लिए कार्बन ऑक्सीजन रेशियो कितना आ रहा है? 3:8। फिर क्या करा, यही चीज चेक करनी है कार्बन और ऑक्सीजन की डायरेक्ट रिएक्शन में। जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो उससे क्या बन रहा है? CO2। CO2 के अंदर कार्बन इज टू ऑक्सीजन रेशियो निकाला, कितना आ रहा है? 12:32, which is same as 3:8। This is called law of reciprocal proportion। क्लियर? अब इसमें जरूरी नहीं कि तीसरा एलिमेंट हम हाइड्रोजन ही लें, कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, रैंडम सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे सपोज करो किसी ने बोला होता है सर हमारा फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है, सेकंड एलिमेंट हाइड्रोजन है, आप थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन लो, बिल्कुल हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बना CO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बना वाटर, और कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से बना CH4। अब देखो इन दिस केस हमने अपना थर्ड एलिमेंट फिक्स कर दिया है, दैट इज ऑक्सीजन। तो अब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए स्टडी होगी, ठीक है। तो हमने पहले केस में कार्बन इज टू ऑक्सीजन लिखा, दिस इज 12:32, which is same as 3:8। दूसरे केस में हमने रेशियो लिखा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, दिस इज 2:16, which is 1:8। ठीक है, यहाँ तक ओके। तो फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चेक करेंगे क्योंकि हमारा थर्ड एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन है। तो दोनों का देखो 8 ग्राम फिक्स कर लिया। तो फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट नंबर 3, द रेशियो ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन, so carbon is to hydrogen ratio is 3:1, and in CH4 if you will check the same thing, carbon is to hydrogen, this comes out to be 12:4, which is same as 3:1। आ रहा सेम रेशियो? सर अगर फर्स्ट केस में CH4 की जगह CH2 ले लेते तो कंपाउंड बनना चाहिए ना, अपने मन से कोई कंपाउंड नहीं लिखना है ना सर। CH3 तो सर एथीन में एग्जिस्टिंग कंपाउंड लिखने होते हैं। आप कंपाउंड नया नहीं बना सकते कि ये कंपाउंड सर नेचर में नहीं एग्जिस्ट करता, फिर भी हम लॉ कौन से पढ़ रहे हैं? जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग लॉज, जो कंपाउंड बनते हैं उनके लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल्स बता देता हूं, जरूरी नहीं आप सेम एग्जांपल कॉपी करो, यू मे टेक अनदर एग्जांपल। सर आपका लास्ट पॉइंट एक्चुअली मिस हो गया, तो वो आप वापस रिपीट कर देंगे? हाँ, लास्ट पॉइंट मैंने बोला कि थर्ड एलिमेंट का फिक्स्ड अमाउंट लिया, तो हमने ऑक्सीजन का फिक्स्ड अमाउंट लिया 8:8, तो जो दोनों एलिमेंट्स का रेशियो है दैट इज कार्बन इज टू हाइड्रोजन 3:1, वही सेम रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट रिएक्शन से बनने वाला कंपाउंड क्या है? CH4, उसके अंदर आना चाहिए। तो CH4 में देखो कार्बन इज टू हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 3:1। तो थर्ड एलिमेंट ये फिक्स बनता है। हाँ बेटा, सर अगर C2H6 होता? हाँ C2H6 में काम करेगा, आप C2H6 लिख लो, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो लिखो, तो बनता है। हाँ C2H6 लिखोगे तो बनेगा। अगर इसमें आप CH4 की जगह C2H6 लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल लॉ वैलिड होगा। आप सेम प्रोसीजर से आपने C2H6 लिख लेना,
तो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो लिखोगे C2H6 तो इट विल बी 24:6। समझ आया? तो आप गिवन कंपाउंड चेंज कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट लॉ विल बी सर्टेनली वैलिड। या तो एग्जैक्ट नंबर आएगा या उसका होल नंबर आएगा, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट लिखा ना साथ में उसने। इट इज नॉट नीडेड दैट इट शुड हैव द सेम नंबर ऑलवेज, इट कैन हैव द सेम नंबर और मल्टीपल ऑफ द सेम रेशियो। ओके सर। तो जो रेशियो आ रहा है उसका मल्टीपल आ जाएगा, वो 3:1 की जगह 3:2 बन जाएगा, सपोज करो 6:1 बन जाएगा, वो कोई दूसरा मल्टीपल आ सकता है। ठीक है, इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। अभी एक और एग्जांपल से बता देता हूँ। सपोज करो हमने ये एलिमेंट ही बदल दिए। नाउ लेट्स से आई टेक 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया कार्बन। सर अगर CH3 बन गया तो? CH3 एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, आपको स्टेबल कंपाउंड लेने जो एग्जिस्ट करते हैं। ओके ओके। CH4 होता है, C2H6 होता है, C3H8 होता है। आप नॉन कंपाउंड कोई भी ले लो, CO की CO2 की जगह CO ले लो, वाटर की जगह H2O2 ले लो, वो सब चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके कंपाउंड बदल दो वो चलेगा। जैसे मैं आपको दूसरा इसी एग्जांपल को दूसरे उन्हीं कंपाउंड के साथ कर देता हूँ जो आप चाहते हो, मैं कंपाउंड बदल देता हूँ। सो लेट्स आई टेक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सबसे पहले बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करा के लेट्स से हमने बना दिया H2O2, और कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्ट करा के बना दिया C2H6। यही चाहते हो ना, ये कर लिया हमने। ठीक है भाई, अब फिक्स अमाउंट ऑफ थर्ड एलिमेंट लेना है, यानी हम ऑक्सीजन के लिए फिक्स करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन लिखा, दिस इज 12:16। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखा, दिस इज 2:32। तो दिस इज सेम एज 1:16। तो इन दोनों के केस में कार्बन हाइड्रोजन अगर हम लिखेंगे फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 ग्राम यहाँ भी लिया, 16 ग्राम यहाँ भी लिया, so this ratio comes out to be 12:1। ठीक है, फिर इसके इस वाले कंपाउंड में हमने कार्बन हाइड्रोजन लिखना है, दिस इज 24:6। so this is how much 4:1। अब देखो 4:1 जो है वो 12:1 का 3 टाइम्स मल्टीपल है सीधे सीधे। 12:1 में 3 मल्टीप्लाई कर दो 12:1। तो आइदर द सेम रेशियो और द होल नंबर। अब यहाँ पे पढ़ो, आइदर द सेम नंबर और मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। तो जो हमारा रेशियो है 4:1 वो 12:1 का क्या कितना मल्टीपल है 3 टाइम्स। तो आइदर इट विल बी अ सेम नंबर और अ मल्टीपल। तो मल्टीपल करने से 12:3 आ जाएगा ना। मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब ऊपर नीचे सेम नंबर थोड़ी मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीपल मतलब कितने टाइम्स हुआ। 12:1 is 3 times of 4:1। सर लेकिन लास्ट एग्जांपल में अगर हम लोग C2H6 ले रहे थे सर, वो 4:1 आ रहा था। हाँ तो वही मल्टीपल ही बना ना, होल नंबर मल्टीपल ही तो बना। लेकिन उसमें C/H रेशियो 3:1 आ रहा था। हाँ तो उसका होल रेशियो मल्टीपल कर दिया उसका नंबर, और दो उसको H2 की जगह H2 में कन्वर्ट कर दो। अगर उसको C2H6 कर देते तो C2H6 रेशियो क्या था, अभी हमारा 4:1 बन रहा है, तो जो पहले रेशियो 3:1 था वो 4:1 हो गया, तो मल्टीपल ही तो बना एक तरीके से, होल नंबर मल्टीपल कर रहा है। ठीक है ना, फ्रैक्शन नहीं बना, मतलब रेशियो नंबर्स में जो लास्ट मतलब वो रेशियो ऐसे नहीं आ सकता। एक मिनट को बता रहा हूँ उसको एक बार सुन लो। जो रेशियो है वो ऐसे नहीं आ सकता कि जैसे मान लो 0.77:1 आ गया, 0.88:1 आ गया, ये नहीं आ सकता। तो रेशियोज वैसे आ सकते हैं इन केस, जैसे अभी हमने Fe.93O लिखा था, जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं वहां ऐसा हो सकता है, बट वो ऐसे लॉ के एक्सेप्शंस कैटेगरी में वो भी नहीं काउंट कर रहे हैं। अभी जितने नॉन कंपाउंड्स हैं उनमें ये चीज वैलिड रहेगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सर? हाँ, और एक एग्जांपल लिखो। सर आपने हर जगह तो उसको वो सिंप्लीफाई किया है, इस बार आपने किया ही नहीं। लाइक 12:16 है तो 4 3 12, 4 4 16, 3:4 का रेशियो होना चाहिए ना। आपने हर एग्जांपल में सिंप्लीफाई किया, इस बार क्यों नहीं किया? कर सकते हैं सिंप्लीफाई करोगे तो, बट पॉइंट ये है ना कि ऑक्सीजन का अमाउंट सेम रखना है ना, 16 ग्राम। एक मिनट, अगर वैसे करना है तो कुछ नहीं, आपने जैसे इसको 3:4 कर लिया, राइट। तो अभी इसको हमें क्या करना है, 16 बनाना है, थर्ड एलिमेंट का अमाउंट फिक्स करना है।
So this ratio is 3:4, नीचे वाला 1:16, तो 3:4 में फिर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, because condition is for fixed amount of third element, तो element third का अमाउंट फिक्स ना हुआ, इधर 4 है इधर 16 है, तो फिक्स नहीं हुआ, तो जो 3:4 है उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। यस सर। ठीक है, तो वो ना करना पड़े इसलिए मैंने स्टेप नहीं लिखा। आप लिख सकते हो बिल्कुल, आप सिंपलीफाई करके 3:4 लिख लो, बाद में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम करना ही फिक्स नहीं जरूरी नहीं है, आप 32 ग्राम कर लो, तो उसको 12:16 या 24:32 लिख लो। हाँ सर लास्ट सेकंड एग्जांपल में CH4 बनाया था हम लोगों ने, C/H 3:1 रेशियो आ गया था। हाँ, अब इसको ही अगर C2H6 यहीं बन रहा है तो इसका रेशियो 4:1 हो जाएगा। हाँ सर और वहां पे C/H का रेशियो 3:1 है। ठीक है यस सर। सर वो तो multiply तो हुआ? फ्रैक्शन, हाँ तो वही हो गया नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो आप बोल रहे थे अभी। हाँ वैसा केस होगा, वो चीज नहीं काउंट करनी है, दोस केसेस आर नॉट काउंटेड, हमें वो केस काउंट करने हैं जिसमें स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट एग्जिस्ट कर रहा हो। अच्छा ऐसा ठीक सर, ओके सर। बिल्कुल, अभी ऐसा जरूरी नहीं कि सब जगह लॉ वैलिड होगा, अभी आपके पास ऐसा केस भी आएगा कि प्रूव दैट इन दिस लॉ इज वैलिड, तो वैलिड कैसे वो दिखा रहा हूँ, जहां ये चीज नहीं आएगी वहां इनवैलिड हो जाएगा। ओके सर। आप ध्यान से देखो ना, इसलिए आप ये लॉ कब आया था 1792 में, अभी हम 2020 में पढ़ रहे हैं, समझ आ रही है? तो साइंस कितनी इंप्रूव कर गई, वो भी तो फर्क है। जिस टाइम उस बंदे ने बताया था तब सोचो साइंस कितनी कम थी, उसने कितना एफर्ट लगा के बात समझाई, और वो आज की डेट में भी फिट हो रही है बहुत सारी जगहों पे, इसलिए इंपॉर्टेंट लॉ है। यस सर। समझ गए? ऐसे तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी फेल कर जा रहा है, लेकिन हम ऐसा थोड़ी कर रहे हैं उसको लॉ को पढ़ना बंद कर देंगे, बिकॉज मेजॉरिटी केसेस में वर्कआउट कर रहा है, तो वर्कआउट कर रहा है। तो आपके केस में ऐसा सवाल भी आ सकता है दैट प्रूव दैट हियर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज नॉट वैलिड, तो ऐसा आ सकता है कि नॉट वैलिड आ जाए, तो वो आपको ऐसे ही करना है। अगर सिंपल इंटीग्रल रेशियो नहीं बनेगा, नॉट वैलिड लिख देंगे। ओके सर। बट जितने भी एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स हैं, जितने सिंपल कंपाउंड्स हम लोग स्टडी करते हैं, उनमें सब में ये लॉ वैलिड रहेगा। लॉ समझ गया ना कैसे करना है, क्योंकि देखो स्कूल एग्जाम में तो इतना एलैबोरेट करना होता है, कई बार स्कूल से कोर्स से भी हटा देते हैं, वो मैं नहीं जानता, बट अगर वो आइडली सीबीएसई फॉलो करेंगे तो इन दैट केस दे हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज आपके कोर्स में प्रॉपर्ली एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से बताऊं, लाइक जेईई मेंस या जेईई एडवांस के एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस की बात करूं, तो अभी तो देखो जेईई एडवांस में तो कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट अगर जेईई मेंस के एंगल से बताऊं तो व्हाट दे कुड डू इज दे कैन आस्क कि इस पे कौन सा लॉ वैलिड हो रहा है, तो उसका मैंने आपको तरीका सिखाया कि लॉ अगर एक ही कंपाउंड की बात हो रही है, वाटर है, CO2 है, CH4 है, किसी एक कंपाउंड की पूरे क्वेश्चन में बात हो रही है, दूसरा कंपाउंड की बात ही नहीं हो रही है, तो इट इज डेफिनेटली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन पहला वाला। अगर हमने दो एलिमेंट्स को रिएक्ट करा के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन कराया, वाटर बनाया, H2O बनाया, CO2 बनाया, CO बनाया, SO2 बनाया, SO3 बनाया, तो दो एलिमेंट रिएक्ट करा के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए तो मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीन एलिमेंट से रिएक्ट करा के अलग अलग कंपाउंड्स बनाने शुरू किए तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो सवाल करने का तरीका तो केवल इतना सा है, क्योंकि लॉ इंपॉर्टेंट है, आपको साइंस अंडरस्टैंड कर पाओ, इसलिए मैंने आपको पूरा एलैबोरेट करके समझाया। ठीक है, क्वेश्चन के एस्पेक्ट से अगर सॉल्व करना है तो सिंपल रूल समझ लीजिए, एक कंपाउंड की बात होगी डेफिनेट प्रोपोर्शन, दो एलिमेंट से रिएक्ट करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे तो कांस्टेंट मल्टीपल प्रोपोर्शन, और अगर नेक्स्ट केस हुआ तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। 3:1 और 6:1 मल्टीपल ही हुआ बेटा, 3:1 में 2 मल्टीप्लाई कर दो 6:1 आ जाएगा। मल्टीपल का मतलब ऊपर नीचे सेम नंबर नहीं मल्टीप्लाई करना होता, अगर ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई करो तो सेम हो जाएगा, मल्टीपल थोड़ी बोलेंगे उसको। 4 इज 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 2। अगर किसी रेशियो में आप ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, दैट इज नॉट मल्टीपल। मल्टीपल मींस एक नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, समझ आ गया लॉ? चलो ये और एक एग्जांपल बताओ, चलो एक और एग्जांपल लिख देता हूं, अगर आपको अभी और नहीं क्लिक कर पा रहा तो अब मान लो हमने कंपाउंड लिया कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर ले लिया, सपोज करो कार्बन और सल्फर की रिएक्शन करा के CH2 बनाया, हाइड्रोजन सल्फर रिएक्ट करा के H2S बनाया, और कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट करके CH4 बनाया। ठीक है, कार्बन इज टू सल्फर लिखा, इट इज 12:64, हाइड्रोजन इज टू सल्फर लिखा, दिस इज 2:32, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने 6:32 कर लिया। तो यहाँ फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सल्फर, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सल्फर कार्बन इज टू हाइड्रोजन अगर हम लिखेंगे तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज 6:2 which is same as 3:1। पहले इतना चेक कर लीजिए जरा एक बार।
और अगर हम यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन रेशियो चेक करेंगे, सो दिस इज 12:4, 4:3:1। देखिए ध्यान से, ये रेशियो और ये रेशियो सेम आ रहा है। दिस इज ऑन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर? हाँ श्रीहरि बोलो। सर अगर आप इसी केस में CH4 की जगह C2H6 ले तो? हाँ तो मैंने बोला ना, अगर यहाँ पे C2H6 ले लोगे then the ratio will be 24:6 which is 4:1। ठीक है, तो हमें सिंपलेस्ट कंपाउंड पे डील करना होता है। अगर आप रेशियो ले लोगे 3:1 तो मल्टीपल में लाओगे, अगर सेम मल्टीपल बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो लॉ नहीं वैलिड। उन कंपाउंड्स के सेट के लिए वो लॉ वैलिड नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू अगर हम सर। यहीं CH4 की जगह C2H6 लिख देंगे तो वी राइट फॉर अ सेट ऑफ C2H6, CH2 and H2S this law is not valid। ओके सर, थैंक यू। Perfect। Then we move to the third law. This is called Gay-Lussac's law of combining volume। अब ये देखो हमारे लिए सबसे काम का लॉ है, क्योंकि इससे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने हो सकता है पहले भी पढ़ा हो, तो पहले लॉ लिख लीजिए फटाफट। It's given, it states that at a given temperature and pressure, when the gases combine, they do so in the volume which bears a simple ratio to each other and also to the volume of the gaseous product। मतलब अगर कोई भी दो गैसेस रिएक्ट कर रही है हमारे पास गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन में, तो देखो यहाँ जो नोटिस करने की चीज है वो है गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आपको देखो एकदम से क्लिक करना चाहिए कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाएगा। तो अभी जो लॉ हम वॉल्यूम पे अप्लाई करेंगे वही फ्यूचर में मोल्स पे अप्लाई करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो अभी मैं वॉल्यूम से सिखा रहा हूँ आपको लॉ। सो लेट्स से हमने लिखा हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में Cl2 गैसियस फॉर्म से रिएक्ट करके 2HCl गैसियस फॉर्म बना रहा है। तो उसने बोला है कि व्हेन गैसेस कंबाइंस they do so in the volume which bears a simple ratio to each other and also to the volume of the gaseous product। तो यहाँ पे इसका एक वॉल्यूम इसके एक वॉल्यूम से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम बनाएगा। सो रेशियो इज 1:2, सिंपल रेशियो। जरूरी नहीं है कि सम हो, 1 + 1 इज नॉट 2, रेशियो है 1:2। अभी दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे हाइड्रोजन गैसियस से रिएक्ट कर रहा है और इससे अमोनिया गैसियस बन रहा है। So in this case, it is 1 volume will react with 3 volume of this, will form 2 volume of this. So the ratio is 1:3:2। तो ध्यान से देखो कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो गैसेस जो है वो अपने एक सिंपल रेशियो वॉल्यूम में रिएक्ट करते हैं। तो जैसे H2Cl2 रिएक्ट करके HCl बना रहा है, दिस रेशियो इज 1:2। हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, दिस रेशियो इज 1:3:2। So that reaction always takes place in a simple ratio। ठीक है, सर सिंपल रेशियो से क्या मतलब है? सिंपल रेशियो का मतलब होता है इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। ऐसा नहीं हो सकता 1:1.33:1। मतलब समझ गया ना वो? और अच्छे से बताऊं तो इररेशनल नंबर नहीं बनना चाहिए टेक्निकली से। मतलब अगर सिंपल रेशियो नंबर है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो बन जाएगा। जैसे सपोज करो ये होता 1:4/3:2, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो सिंपल रेशियो आ जाता। समझ आया? मतलब ऐसा नंबर बनना चाहिए जो रैशनल नंबर हो। रैशनल नंबर होगा तो आप एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपल रेशियो आ जाएगा। समझ गए? यस सर। तो मैंने बताया कि गिवन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में गैसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ सिंपल वॉल्यूम रेशियो में रिएक्ट करते हैं। मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, ऐसे आप कितने भी एग्जांपल्स लिख सकते हो। इट इज वैलिड फॉर ऑल केसेस। कोई भी एग्जांपल लिख लो अभी, मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस यू विल राइट, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। मैंने आपसे बोला कि अगर फिक्स प्रेशर और टेम्परेचर लिया तो उस कंडीशन में जो गैसेस एक दूसरे से कंबाइन करती हैं दे विल कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो फर्स्ट, एंड जो प्रोडक्ट बनता है वो भी उसी सिंपल रेशियो से मैच करता है। सो इट्स गिवन वॉल्यूम व्हिच बियर्स अ सिंपल रेशियो विद ईच अदर एंड आल्सो टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्टेंट बन रहा है और जो गैसेस प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके बीच में वॉल्यूम का अगर रेशियो लिखा जाएगा, दैट रेशियो विल बी ऑलवेज अ सिंपल नंबर रेशियो। सिंपल रेशियो नंबर रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया कि इररेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आ सकता 1:√3:2, ये कभी नहीं आएगा। 1:4/3:1 आएगा,
नॉन टर्मिनेटिंग जीरोस नहीं आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड्स नहीं आएंगे, मतलब ऐसा नहीं आएगा 1.33333 लिखते चले जा रहा हूं, मैच ही नहीं कर रहा। सिंपल रेशियो होगा, जैसे 1:4/3:1 है तो वी मे राइट 3:4:3। सो इट्स अ सिंपल नंबर रेशियो। समझ गए? तो जैसे मैंने हाइड्रोजन क्लोरीन की रिएक्शन करा के HCl बनाया, तो हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम Cl2 के 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम HCl बनाएगा। अब इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आपको ऐसा लग रहा होगा 1 + 1 = 2 हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरा एग्जांपल इसीलिए लिखा है N2 + 3H2 है, तो यहाँ वॉल्यूम रेशियो देखेंगे तो इट इज 1:3:2 है। सो द रेशियो इज 1:3:2, सिंपल रेशियो। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? इसके बाद थर्ड लॉ आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है। दिस इज अवोगाद्रोस लॉ, जहां से हम स्टार्ट हुए थे। तो अवोगाद्रो ने जो अपनी स्टडी करी थी वो इसी लॉ के बेसिस से करी थी। उसने बोला कि अगर हम गैसेस के इक्वल वॉल्यूम ले लें सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर में, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। और वो नंबर जो आया था दैट वाज अवोगाद्रोस नंबर 6.023 × 10^23। तो सिंपली लॉ लिख लीजिए, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, इसको तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग से सीखा है। So equal volume of all the gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. तो अगर हमने प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर दिया है, तो अगर वॉल्यूम सेम है तो मोल सेम आ जाएंगे, मोल सेम आ जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आ जाएंगे। ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एटम सेम होना जरूरी नहीं है। एग्जांपल मैंने आपको बता रखा है कि एक मोल गैस का 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन कंडीशन में 22.4 लीटर होता है। तो उस 22.4 लीटर किसी भी गैस का अगर आपने वॉल्यूम लिया एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 273 केल्विन, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे दैट विल बी 6.023 × 10^23। इज दैट क्लियर? ये चीज मैंने आपको सॉल्व करनी सिखाई हुई ऑलरेडी। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन से बताया हुआ है PV = nRT होता है यहाँ से। तो हम यहाँ से वॉल्यूम = RT/P लिख सकते हैं into N। So if pressure and temperature is constant, then volume is proportional to moles। तो एक गिवन वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल सेम हो गए, और अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो गए, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाद्रोस नंबर। और अवोगाद्रो ने यही नंबर निकाल के बताया था 6.023 × 10^23। यहीं से हमने 1 मोल का कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट किया हुआ। Is that okay? So we'll stop.